हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। हम आधुनिक भारत इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज ये गवर्नर जनरल और वायसराय, ये कल पढ़ा था हमने, उसी का अगला है पार्ट 2। उसका बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन और छूटे हुए थे क्योंकि इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो उसमें तीन चीज़ याद रखना। 3 पॉइंट हैं, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, सबसे पहले जो जीता था, है ना, क्लाइव हो गया। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिंग है, बेंटिंग। और भारत का वायसराय, पहला वायसराय कौन है? केनिंग है। बस ये 4 चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन अवध अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इनमें से कौन रेजिडेंट था? देखो क्या हुआ था। रेजिडेंस था जेम्स आउटरम। कर्नल स्लीमैन को पहले इसका रेजिडेंट बनाया गया, उसके स्थान पे आउटरम को 1854 में क्या किया? नया रेजिडेंट बनाया जाता है। कहाँ का रेजिडेंट? मतलब होता है कि अवध में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि रहेगा, ये था रेजिडेंट मतलब। तो वो रहता था, मतलब पूरे राजकाज की जानकारी देता था अंग्रेजों को, ये मतलब था। तो ये आउटरम को उसी जगह बनाया गया, इसी ने रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर 1856 में किसका? अवध का विलय किया गया। ठीक है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने? तो कंपनी का नाम सिर्फ याद रखना, कौन सी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ये कंपनी थी। इसने सबसे पहले 1853 में कहाँ से? बम्बई थाने से। कहाँ से? बम्बई से थाने। ठीक है। पोरबंदर स्टेशन मैंने पढ़ाया था, हिस्ट्री में उसमें ही पढ़ाया है और उसमें ही पढ़ाया है, किसमें? भूगोल में भी। चलो, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? यानी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में अंतिम विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था डफरिन के कार्यकाल में। कब? क्या था? 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जो 1886 में बर्मा को भारत में मिला लिया जाता है। 1885 में युद्ध करके 86 में बर्मा को मिला लिया। यही अंतिम विस्तार था और ये डफरिन का काल था। किसका? लॉर्ड डफरिन का काल था। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले, मतलब इसको स्वरूप देने वाले कौन थे? कौन था? अब देखो, 45 से 55 का काल किसका है? अब आप दिमाग लगा लो, किसका है? डलहौजी का कार्यकाल है। सैम डलहौजी था। ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD कब स्टार्ट हुआ? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD कब? डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? कब आया था? आपको ये चीज़ याद रहेगी तो तुरंत आप इसको रिलेट कर ले जाएंगे। तो ये था लॉर्ड कैनिंग का काल। कब आया था? देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। 1856 में कब? 1856 में ही आता है। कौन? कैनिंग, है ना। इसके डलहौजी के बाद था 53 में, 54 में आया था ना, 56 में ही कैनिंग आता है। फिर इसी के टाइम पे 1857 की क्रांति होती है। तो इसमें इसको विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उससे संतान जो होगी वो भी वैध मान ली गई थी। ये 2 चीज़ हुई। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? अब 1858 में कौन होगा? देखो, ये लॉजिक के क्वेश्चन है। कौन होगा? तो ये भैया कैनिंग, मैंने बताया ना, 1857 की क्रांति होती है इसी के समय पर और कैनिंग ही रहता है उस टाइम पे। और कैनिंग ने ही ये घोषणा पत्र, ये 1858 का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था, है ना। इसी को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है फिर। ठीक है, कैनिंग को। अगला देखते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए गोद लेने के लिए पुनः स्थापित अधिकार को पुनः स्थापित, इसका मतलब क्या है कि जब महारानी यहाँ आती है ना, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया जाता है। तो उसमें अंग्रेजों ने अपनी कुछ नीतियाँ बदली। उसमें क्या था कि पहले क्या है, गोद लेने वाली संतान को वैलिड नहीं माना जाता था। तो इसमें उन्होंने अपनी रियासतों के प्रति अपनी नीति चेंज की, क्योंकि उसे पता थी कि अब दोबारा अगर ऐसी कोई क्रांति हुई तो हम लोगों का सुप्रसाप हो जाएगा। इसलिए वो सचेत हो गए। तो उन्होंने बोला कि गोद ले सकते हैं। विजय और विलय की नीति को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उसमें गोद लेना और उनका देसी रियासतों के प्रति थोड़ा सा छेड़छाड़ की भावना को अलग कर दिया। तो कब की बात है ये? यह 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में ये डिक्लेयर किया गया था। क्या? गोद लेने वाली संतान को भी वैलिड माना गया। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877,
1877 में एक 1870 में इनको घोषित किया गया। लेकिन क्या था, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 यानी राजसी उपाधि अधिनियम, राजसी उपाधि अधिनियम या रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में एक एक्ट आता है। उसके तहत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक दरबार होता है। दिल्ली दरबार में, जब राजधानी कलकत्ता है, दिल्ली में दरबार होता है और महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, पूछा देख लेना। नहीं, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त है क्या? बिल्कुल सही है, स्थायी बंदोबस्त है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल है, हमने पढ़ लिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये याद रखना, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के टाइम पे नहीं, वेलेजली के टाइम पे। ये वाला गलत है, यानी वेस्ट। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन क्या था? इसमें सती प्रथा का अंत था, इसमें सती प्रथा का अंत है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में वेलेजली ही था, है ना, ये वेलेजली ही था, इसमें भी वेलेजली ही था। ठीक है, तो याद रखना, सी इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी युग्म सुमेलित नहीं है वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल किया था 1856 में। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल हुई थी, 1885 में हुई ना, उसी डफरिन का ही कार्यकाल था। अच्छा, अगला देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया था, बिल्कुल सही बात है, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे आगे, इसी ने पारित किया था। लॉर्ड लिटिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है क्या सही? नहीं, यही गलत है, ये डी वाला गलत है। क्या है इसमें, डी में क्या है, किसके साथ पे? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला। कब? 1839 से 42 तक चला, और इस समय पे जनरल ऑकलैंड था। गवर्नर कौन था? जनरल ऑकलैंड, लिटिन नहीं था, ऑकलैंड था। कौन? ऑकलैंड। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। देखो, या थोड़े से 2-3 क्वेश्चन है इसमें, समझ लेना अभी से। प्रथम जनगणना हुई थी 1869 में। कब? मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, है ना, किसी कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। लेकिन प्रथम जनगणना की बात करें मेयो कार्यकाल, लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात करें तो फिर रिपिन का कार्यकाल है। कब? 81 में, 1881 में, है ना, रिपिन में। ठीक है, याद रखना, प्रथम जनगणना 69 में मेयो के कार्यकाल में, लेकिन प्रथम नियमित जनगणना 81 में है और मेयो का कार्यकाल है। अगला देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे दंडित अपराधी द्वारा कर ली गई थी? तो ये मेयो की गई थी। ये मेयो से कुछ लोग नाराज थे। ये मेयो का कार्यकाल कब है? 1869 से लेकर 72 तक का कार्यकाल है। अंडमान निकोबार गया हुआ था, उसी टाइम पे एक कैदी ने इसकी हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी फॉरवर्ड यानी अग्र नीति का अनुसरण किस गवर्नर ने किया था? देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? 1876 में लिटिन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो है ना फॉरवर्ड यानी एक एग्रेसिव नीति का शुरुआत की गई थी। कुशल आक्रमणता नीति चल रही थी पहले, है ना, कुशल आक्रमणता नीति की जगह पे, उसकी जगह पे आई थी ये अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड नीति। ठीक है, कौन के काम पे, कौन के टाइम पे? लिटिन के टाइम पे, लिटिन, याद रखना। चलो अगला देखते हैं, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? सबसे लंबा समय किसका है? किसका है? देखो इसमें कर्जन है 99 से 5 तक, 7 साल, और हार्डिंग है कब? 10 से 16, 6 साल, और डफरिन है कब? 84 से 88, ये 5 साल, और मेयो है 69 से 72, 4 साल। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? किसका है? हाँ यस, बिल्कुल कर्जन का है, कर्जन का है 7 साल। अगला देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किसके समय पे? किसके? रिपिन। स्थानीय शासन के बारे में रिपिन एकमात्र नाम है, कौन? रिपिन। ठीक है, स्थानीय शासन बिल्कुल याद रखना। ये इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसमें क्या था, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों के पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। इल्बर्ट बिल लाया जाता है, पीसी इल्बर्ट थे, पीसी इल्बर्ट इसको वायसराय के रूप में इसको रखते हैं, और ये पारित होता है 1883 में। तो इसमें क्या था, पहले जो भारतीय न्यायाधीश थे ना, जो भारतीय न्यायाधीश थे वो यूरोप वालों के मुकदमों को नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब इसमें ये सब चीज़ कर दी जाती है कि भारत के न्यायाधीश भी यूरोप के लोगों के और भारत के लोगों के दोनों के केसों को सुन सकते हैं। तो ये चीज़ कर दी गई। ठीक है,
अब देखो, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये? है 2 क्वेश्चन है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। सही है क्या ये बात? देखो आप लोग देखो, दूसरा क्या है, एमजी लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। ये सही है क्या? केवल इसमें पहला वाला तो गलत है, ये सही है तू, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्या था इसमें? ये बी क्या था? देखो अभी क्या था, प्रथम कारखाना अधिनियम आता है 1881 में। इसमें ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, उनके सुरक्षा से संबंधित कानून लाए गए, लेकिन इसमें महिला मजदूरों से संबंधित कोई भी कानून नहीं था। ये ध्यान रखना है आपको। इस अधिनियम में मजदूर सामान्यतः निराश थे। क्यों? क्योंकि एम एन लोखंडे और हाँ, ये इससे नाराज थे, और एम एन लोखंडे मजदूरों के लिए काम करने वाले नेता थे। ये सही बात है। चलो ठीक है, ऑप्शन उसका बी हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके काल में हुई थी? हाँ, आप लोग कुछ नहीं बताते हैं, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कर्जन के काल में इसकी उस स्थापना हुई थी। क्या क्या है देखते हैं। देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी 1774 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। वो तो पता है आपको, उसमें पुरातत्व के बारे में बताया गया था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये याद रखना, पहला क्या इसका पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया 1861 में। किसको? कनिंघम को, लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन लॉर्ड कर्जन के काल में कब, कर्जन काल कब है? 1899 से 1905 तक है। इसके दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान करके जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया था, जॉन मार्शल को पर्यवेक्षक बनाया था। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट गवर्नर जनरल के काल में आया था। कब आया था? प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट कब आया था? ये भी कर्जन के काल में ही आया था। क्या था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आता है, और 1905 तक कर्नल इसका कर्जन का टाइम है ना। चलो ठीक है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? तो ये गोखले साहब ने की थी। गोखले साहब ने इसके किसके इसकी जो कर्जन की नीतियाँ थी, नहीं कर्जन की नीतियाँ जो आम जनमानस था ना उसके अगेंस्ट थी, उसके खिलाफ थी, उनको ध्यान में रख के नहीं थी, इसलिए गोखले साहब ने इसको औरंगजेब से तुलना कर दी थी। फूट डालो राज करो की नीति की रणनीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? आप सबको पता है खूब, किसने? कर्जन ने। कर्जन ने अपनाई थी, डलहौजी ने, कई ने अपनाई थी, लेकिन कर्जन ने भी अपनाई थी। ठीक है, क्या था इसमें? फूट डालो राज करो की रणनीति कर्जन और मिंटो, ये मिंटो भी है, ये मिंटो ने भी अपनाई थी, है ना। इन दोनों का नाम है इसमें, द्वारा अपनाई गई थी। मिंटो ने पृथक निर्वाचक प्रणाली लाया। कौन लाया? पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया था ना 1909 में, मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार में, तो वो हो गया। कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। कब? 1905 में। बंगाल विभाजन नहीं किया था, तो वो इसलिए तो किया था, फूट डालने के लिए, अंग्रेज और हिंदुओं को अलग अलग करने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए तो किया था। चलो, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था? पृथक निर्वाचक मंडल मैंने अभी पढ़ाया है, किसने किया था? मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने। मिंटो क्या है, 1905 में कर्जन के स्थान पर क्या आता है? वायसराय बन के आता है। और मार्ले क्या था वहाँ? भारत सचिव था। तो इन्हीं ने ही मार्ले मिंटो सुधार लाते हैं 1909 में। इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की नियुक्ति कर दी जाती है कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट करेगा, और जहाँ मुसलमान है वहीं से ही मुसलमान चुनाव लड़ सकता है, ऐसे कर दिया। तो यही था सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है? कौन है ये? तो आप लोग बता सकते हैं इसको। ऑप्शन बिल्कुल सही, रीडिंग। रीडिंग कब था? इनका कार्यकाल देख लीजिए, 1921 से 26 तक, 1921 से लेके 26 तक रीडिंग का कार्यकाल है, और ये एकमात्र यहूदी वायसराय है। इसी के समय में चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन, ये सब हुए हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ये किसका कार्यकाल था? कब हुई है? अरे यार दिमाग लगाओ, कब हुई है? ये हार्डिंग का कार्यकाल है। कब? 1911 में, और 1910 से 16 तक हार्डिंग का कार्यकाल है। याद रखना, ये कार्यकाल याद रखो, सब हो जाएगा। तो हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में हुई थी, जॉर्ज पंचम के समय में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रारंभ की गईं? किसके समय में? तो ये था वायसराय लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में
भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियाँ दी गई थी। चलो, तो ये हमारा लेक्चर था। थोड़ा इतना तो जाएगा भाई, अभी जितना टाइम लगा इतना जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है, उसका बैकग्राउंड भी रिलेट करना है, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बार इसको पकड़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो बता देना मुझे। पीसीएस लेवल का बोल रहा हूँ, आईएएस लेवल का भी मैं करा के चल रहा हूँ। देखो देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। आईएएस लेवल का भी मैं क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, है ना, जो आईएएस में आए हुए हैं। तो देखो, आईएएस 2017 में आया है, लेटेस्ट, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इन क्वेश्चनों को भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब अगर आप थोड़ा सा करवाइए, ठीक है, लाइक वाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।